आइए आज हम लोग 14/9/2022 में पूछे हुए प्रीवियस सोशल साइंस के क्वेश्चन पर विचार करेंगे और बड़े ही धुआंधार तरीक़ों से हम लोग इस प्रश्न को डील करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। आपका पहला प्रश्न है सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले मानसून के बारे में जानते हैं आप लोग? कुछ पता है? मानसून का मतलब होता है जलवायु तो जानते होइएगा। मानसून को ही जलवायु भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहे तो इसे क्लाइमेट कहा जाता है। क्या कहता है? क्लाइमेट मतलब जलवायु या मानसून होता है। तो सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया? पहले बताइए नाविक का मतलब क्या होता है? नाविक मतलब नाव जो चलाने वाले होते हैं उनको नाविक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस देश के थे व्यक्ति जो आपको मानसून शब्द का प्रयोग किया? बताइए आप लोग। अरब देश के थे। ऐसा सोच लीजिए ना कि मानसून जो है ना अरबी भाषा है। मानसून कैसा भाषा है? अरबी भाषा है, इसीलिए अरब देश का आदमी इसका यूज किया था सबसे पहले। तो बताइए हम प्रश्न क्या बताएं, जल्दी बताइए। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस हाँ बोलिए। किस देश के नाविक ने प्रयोग किया था? इसको ऐसे बोलिए कि मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के व्यक्ति ने किया था या किसने किया था। ठीक है, या देश का नाम पूछ रहा है तो किस देश, कौन से देश ने किया था? तो अरब देश ने किया था। किसने किया था? अरब देश ने किया था। अब आपका अगला प्रश्न जो होगा इस पर जरा आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले हम भारत की राजधानी कहाँ है ये बताइए आप लोग। नई दिल्ली है। और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी ठीक है, बीजिंग है। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न आपका। राष्ट्र संघ के विचार के लिए निम्न में से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं? देखिए राष्ट्र संघ के विचार के लिए कहने का मतलब, जरा प्रश्न को समझिए। राष्ट्र संघ का विचार दिया, किसका विचार दिया? मतलब वुड्रो विल्सन कहा कि ऐसा कीजिए, एक आप देश में सुरक्षा के लिए, शांति के लिए एक संघ का निर्माण कीजिए। एक किसका निर्माण कीजिए? एक ग्रुप का। जैसे आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि अस्थाई सदस्य जो हैं वो क्या गो हैं? इसका ट्रिक ही बताए हैं, 5 गो है। अब चीर फाड़, अ से अमेरिका, ब से ब्रिटेन है ना, ची से चीन, र से रूस और फार से फ्रांस। ये अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अस्थायी सदस्य 10 को होता है, यानी कि कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ का जो निर्माण, राष्ट्र संघ के बारे में जो चर्चा किया कि राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाए, मतलब विचार दिया, तो सबसे पहले कौन सा, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा विचार दिया था? वुड्रो विल्सन ने। और यहाँ पर एक प्रश्न और यहाँ पर बन करके आ रहा है कि वुड्रो विल्सन जो थे वो आपको किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिकी राष्ट्रपति। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन रहा है कि वुड्रो विल्सन का संबंध अमेरिका में किस तरह से था, या अमेरिका में वुड्रो विल्सन किस पद पर था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर। किस पद पर था? राष्ट्रपति के पद पर। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन रहा है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना जाता है? एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। राष्ट्र संघ के विचार के लिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना जाता है? तो उसका नाम वुड्रो विल्सन है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि वुड्रो विल्सन का संबंध अमेरिका में किस हिसाब से था? तो हम बोलेंगे कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जिसके कारण से उसका संबंध अमेरिका से था और उन्होंने ही राष्ट्र संघ का विचार भी दिया था। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और उससे पहले मुझे एक बात याद आ गया, आप लोग बताएंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में? ये क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। देखिए अमेरिकी, सुन लीजिए, अ से अमेरिकी और अ से अंग्रेज के सेनापति। मतलब सेनापति समझते हैं क्या होता है? देखिए फौजी, जैसे कि 10 गो फौजी पर एक कमांडर होता है, मतलब 10 गो फौजी को 10 गो फौजी को संभालने वाला, पावर में रखने वाला जो होता है ना, उसको बुलाते हैं सेनापति। आर्मी मतलब सेना, और सेना में जो कमांडर बना दिया, मेन बना दिया, उसको कहा गया सेनापति। तो सेनापति का अंग्रेजी क्या होता है? कमांडर होता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, कौन संग्राम? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें अंग्रेज का कमांडर कौन था? अंग्रेज का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। अब सेनापति मान के चलिए कि कहिए कि सर सेनापति को याद कैसे समझेंगे कि वो सेनापति है?
तो हम आपको बताएंगे कि देखो इसको ट्रिक यही है कि सेनापति जो होगा ना कान में बाली पहना हुआ रहेगा। कान में क्या पहना रहेगा? बाली। इसलिए याद समझ में अब आ गया होगा, याद हो गया होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज के सेनापति कौन थे? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब देखिए प्रश्न को हम समझाने से पहले 2-4 बात जरा आप लोगों को जानकारी दे दें। अगर आपसे पूछा कि भारत में किसकी सरकार है? लोकतंत्र की सरकार है। कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र को हम लोग जनतंत्र भी कहते हैं, पहला बात याद रखिएगा। जनतंत्र को अंग्रेजी में हम लोग डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। दूसरा बात, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। उन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। एक प्रश्न, एक बात समझ में आ गया? लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोक मतलब जनता, यानी कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा, जनता के हिसाब से जो भी आपको माने सरकार का शासन प्रणाली चलता है सब जनता के द्वारा, जनता के हिसाब से ही चलता है। तो इसलिए इसका नाम है जनतांत्रिक प्रणाली या लोकतांत्रिक प्रणाली। अंग्रेजी में कहें तो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब ये है, अब ये बता दीजिए कि भारत में किस तरह की प्रणाली है? लोकतांत्रिक की राजतांत्रिक प्रणाली। और राजतांत्रिक मतलब क्या होता है पता है आप लोग? राजा का शासन। जहाँ पर राजा का शासन हो। जैसे आप राजा हैं और आप मर गए तो आपका बेटा ही राजा बनेगा, फिर आपका बेटा मर गया फिर आपके बेटा का बेटा ही राजा बनेगा। इसको कौन सा शासन कहा जाता है? राजतंत्रात्मक शासन। और राजतंत्रात्मक में राजा जो कहेगा वो आपको करना है। आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। राजा जो बोल देगा वही उसका नियम हो जाएगा, वही उसका कानून बन जाएगा। तो बताइए राजतंत्रात्मक ठीक है कि लोकतंत्रात्मक ठीक है? लोकतंत्रात्मक ठीक है। तो भारत में कैसी प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक प्रणाली। लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार, यह किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब यहाँ प्रश्न क्या है, इस पर जरा चर्चा करते हैं। देखिए भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा जो है वो क्या है? तो देखिए अशिक्षा भी है, गरीबी है और मतदान का दुरुपयोग भी है। ये हम बैक के क्लास में पढ़ाए थे, तो उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका अगला प्रश्न है तेलुगु स्वाभिमान। तेलुगु स्वाभिमान बोलिएगा जरा। तेलुगु स्वाभिमान। तेलुगु स्वाभिमान एक नारा है और यह नारा किस राज्य में दिया गया? तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल आसान भी है क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा ही तो बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में कैसा भाषा बोला जाता है? तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश में देखिए आप ऐसा सोच लीजिए कि जैसे ही आंख में तेल पड़ जाएगा ना, जब आप खाना बनाते रहिएगा पूरी और वो तेल जो पड़ जाएगा तो आप अनहड़ा जाइएगा ना। इसलिए याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा। और एक नारा है तेलुगु स्वाभिमान। तो जैसे तेलुगु आएगा तो आपको क्या याद आ जाएगा? तेलुगु मतलब तेल, और तेल पड़ जाएगा आंख में तो अनहड़ा जाइएगा। इसलिए तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है सो आपको किस राज्य में दिया गया था? आंध्र प्रदेश में। और बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आपको जब जो अनहड़ा जाइएगा तो आपकी मम्मी सब देख करके हैदर जाएगी ना। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? जब आप किसी से मिल लीजिएगा तो आपको चैन नहीं रहेगा, इसलिए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चलिए पंजाब की राजधानी? हरियाणा। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी? पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा था? देखिए अमेरिका में किसको क्या कहा है? राज्यसभा को क्या कहा है? सीनेट कहा है। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा है? तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि सीनेट का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। अमेरिका से है। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा है? सीनेट। अगर आपसे पूछेगा कि सीनेट कहाँ के राज्यसभा को कहा है? अमेरिका के राज्यसभा को। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि अमेरिका के राज्यसभा को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। तो बताइए कि निम्न सदन किसको कहा था? लोकसभा को कि राज्यसभा को? निम्न सदन लोकसभा को। और राज्यसभा को उच्च सदन। अस्थायी सदन किसको कहा है? राज्यसभा को। और अस्थायी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा स्थायी नहीं ना होता है। पैसा दीजिएगा बदल जाएगा। चलिए अब है बात करते हैं साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन के बारे में जरा कॉन्सेप्ट समझिए। जॉर्ज साइमन ओम नाम का आदमी
भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए आया। भारत में संविधान में कुछ त्रुटि को सुधार करने के लिए आया, जो आपको मुंबई तक आ गया था, लेकिन मुंबई में उसको जो है भारी विरोध किया और उसमें ही लाला लाजपत राय लाठी चार्ज से मार खाते खाते वह मारा गया। लाठी लेकर के जो लोग मारा उसको, तो लाठी चार्ज से उसकी मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। कहाँ पर विरोध किया गया था साइमन कमीशन को? मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई में विरोध किया गया था। और यह आपको जो सो जॉर्ज साइमन ओम नाम का व्यक्ति था जो आपको इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि साइमन आयोग जो था ना, कमीशन, साइमन कमीशन जो था ना, इस साइमन कमीशन में जो भी सदस्य था सब अंग्रेजे का सदस्य था। तो भारतवासी कहे कि भाई इसमें तो एक भी भारतीय नहीं है, सब अंग्रेज का सदस्य है, तो इसका मतलब है कि आप लोग गलत भी न्याय हमको दे दीजिएगा, हमको मानना पड़ेगा, इसलिए हम तुमको ये चीज़ नहीं मानेंगे। और उन्होंने एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ। और यह नारा कहाँ पर दिया, कब दिया गया? 1928 ईस्वी में, है ना। कहाँ पर? तो मुंबई में। मुंबई में। बात समझ में आया? क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन जो है वो किस वर्ष भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को। तो 1928 तो पहले से याद होगा। अब एक याद रख लीजिएगा, 3 फरवरी, मतलब 3 से याद कर लीजिएगा कि देखिए उसको भारतवासी सब भिन्न कर दिया, तो भिन्न से याद कर लीजिएगा 3, है ना, फरवरी। और देखिए सब अंग्रेज का आदमी था तो अपने में अपने ज़्यादा फरफरा रहा था, इसलिए उसको कहा कि तुम वापस जाओ। तो 3 फरवरी 1928 को। अगर पूछा कि भारत में किस राज्य में पहुंचा था? मुंबई। बम्बई में पहुंचा था। मुंबई नहीं बोलिएगा, बम्बई, पहले बम्बई बोला जाता था। कहाँ पहुंचा था? बम्बई। बम्बई, ठीक है। एक गाना सुने होइएगा, बम 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 बम्बई, अब बम्बई हमको जम गई, ये गोविंदा का गाना है। ठीक है, ये पहले का ही मूवी है ये। तो पहले क्या बोला जाता था? बम्बई। जैसे बेंगलुरु को पहले क्या बोला जाता था? बेंगलोर। ठीक है, तो कोलकाता अभी बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था? कलकत्ता। ठीक है, अभी दिल्ली बोला जाता है, इससे पहले क्या बोला जाता था? दिल्ली का। क्या बोला जाता था? दिल्ली का। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये भी उसका नाम था, दिल्ली का। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा। तो बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। फरफरा जाते रहा था, लोग उसको भिन्न कर दिया था, भिन्न से 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई में पहुंचा था। और क्यों आया था? भारत में संवैधानिक सुधार, संविधान में कुछ सुधार करने के लिए आया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? देखिए हिटलर की बात हो रही है, एडोल्फ हिटलर। किसकी बात हो रही है? एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने ही एक किताब लिखा था जिसका नाम था मीन कैम्प। ठीक है, याद रखिएगा, मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष किसके द्वारा लिखा गया है? हिटलर द्वारा। एडोल्फ हिटलर के द्वारा, या अंग्रेजी में मीन कैम्प उसको बोला जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया? देखिए किस संधि को? वर्साई की संधि को। वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया गया था। किस संधि को? वर्साई की संधि को अस्वीकार कर तो दिया। वर्साई की संधि को अस्वीकार जो कर दिया गया था वो कब? 1936 में। और वर्साई की संधि के द्वारा ही एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो वर्साई की संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ईस्वी में हुई। वर्साई की संधि के तहत इसकी समाप्ति हो गई थी। तो बताइए कि हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, कब? 1936 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चलिए अब बताएंगे आप लोग। ये है आपको टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा समझिए। अंग्रेजी में कहे तो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर मतलब बाघ, और परियोजना का अंग्रेजी होता है प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में कहे तो बाघ परियोजना होता है। बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई है वो आपको 1973 में, यानी कि 1973 में हुई है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 जैसे ही बाघ आपके सामने आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा? लाठी लेके तार दीजिएगा ना। इसलिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 1973 में हुई है। और बाघ परियोजना का अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में हुई है। अब बताएंगे आप लोग कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? देखिए 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी? जिसके क्रांति कौन किए थे? ये नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 1917 में कौन से देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? किस विश्व युद्ध से अलग हो गया था? अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से। 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में ये खत्म हुआ था।
ठीक है। तो 1914 ईस्वी में आपको शुरू हुआ, 1918 ईस्वी में खत्म हुआ। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध से अलग कब हो गया रूस? ये रूस 1917 में अलग हो गया है। रूस जो है सो रूस गया और उससे अलग हो गया, ठीक है। किससे? प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध में जो मदद कर रहा था ना, उस मदद से अलग हो गया, ठीक है। तो बताइए 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग कौन से देश हो गए? रूस। ठीक है। तो बताइए कि रूस के मुद्रा को क्या कहा जाता है? रूस के मुद्रा को रूबल कहा जाता है। रूस की मुद्रा को क्या कहता है? रूबल। और अमेरिका की मुद्रा को क्या कहता है? डॉलर। डॉलर। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहता है? डॉलर। डॉलर। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहता है? डॉलर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए आई से होता है इंटरनेशनल, एम से होता है आपको मनी और एफ से होता है आपको फंड। एफ से क्या होता है? फंड। यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी डीसी में है। बताइए एक पुनः क्वेश्चन क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी में है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन है। और इसको VVI कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जहाँ तहाँ जब मन तब पूछ देता है ये, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है आपको ये वाशिंगटन डीसी में है। ऐसा सोच लीजिए आप कि जब मुद्रा आपके घर में आएगा, आपके कौशलिया में जब मुद्रा आएगा ना, तो आप उसको ना साफ कर करके रखिएगा। तो साफ करने का अंग्रेजी क्या होता है? वाश। वाश मतलब क्या होता है? साफ। नहीं कहते कि वॉशरूम से आते हैं हम जी। तो वॉशरूम में जाकर के लोग मुँह हाथ साफ करता है ना। तो मुद्रा जब जो आएगा दूसरे देश से, मान के चलिए कि आपका बेटा कमाने के लिए बाहर जाएगा, बाहर से भेजेगा, तो आप पैसा को क्या कीजिएगा? साफ करेंगे। साफ कर करके रखेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए वॉश मतलब साफ करना, इसलिए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट में क्या कहेंगे? IMF। क्या कहेंगे? IMF। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इसका नाम है पिदुरताल गाला। क्या नाम है? पिदुरताल गाला। पिदुरताल गाला। पिदुरताल गाला। देखिए उस श्रीलंका की जो महिलाएं सब होती है गाल वाली होती है। गाल वाली जीत जाती है, माल वाली हार जाती है। तब तो ये मंदोदरी जो थी रावण की बहन, ये सॉरी रावण की तो पत्नी थी मंदोदरी, रावण की बहन जो थी उसका नाम क्या था? शूर्पणखा। शूर्पणखा लक्ष्मण को फंसा रहा था, लक्ष्मण को पटा रही थी वो, लेकिन लक्ष्मण जब नहीं पटी तो लक्ष्मण उसको गुस्सा से नाके काट दिया। बात समझ, मतलब लक्ष्मण उसको पसंद आ गया था, उसको वो पटा रही थी, लेकिन जब वो नहीं पटी ना तो उसको वो नाक ही काट दिया। तो मतलब गाल वाली थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो सोचा कि अगर तुम अपने सूरत पर इतना ये करती हो तो हम तुमको सूरत को खराब कर देंगे, इसलिए नाके को काट दिया। इसलिए उसका नाम है शूर्पणखा। उसका नाक जो था ना वो हाँ बहुत मतलब लंबा था, इसलिए उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा। बात समझ में आ रहा है? तो श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी थी, तो गाल वाला बात याद रखिएगा, यानी कि पिदुर ताल गाला। पिदुरताल गाला। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पिदुरताल गाला। हाँ, जब जो उसका ये तल करेगी जाते तो सब दूर दूर करके करेगा ना, दूर जो। बात समझ में आ रहा है? आप लोगों को तो बुला ही जाता है। एक मिनट। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पिदुरताल गाला था, ठीक है। और एक चीज बताइए, श्रीलंका जो है वहाँ की भाषा क्या है? श्रीलंका की भाषा चलिए कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन एक श्रीलंका की जाति का नाम बताइए, जनजाति का नाम सिंघली। सिंघली जनजाति है, कहाँ की है? श्रीलंका की। सिंघली भाषा भी श्रीलंका की है, ठीक है, सही बोले आप। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। टाटा आयरन एंड कंपनी। क्या लिखा हुआ है? टाटा आयरन एंड कंपनी। देखिए हम लोग टाटा किसी को कब करते हैं? जब किसी का साथ छोड़ते हैं। टाटा कब करते हैं? जब किसी का साथ छोड़ते हैं। अरे जाते हैं तो हम लोग करते कि नहीं? तो इसलिए टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना 1907 में। अगर आपसे पूछे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में ही हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। चलिए
अब आपका अगला प्रश्न है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तो देखिए बस एक ही बात याद रखिएगा, सिमलीपाल जैसे ही आ जाएगा क्या याद आ जाएगा? सिमलीपाल। क्या याद आएगा? सिमलीपाल। सिमलीपाल याद आ जाएगा तो आप इसी से मार दीजिएगा इसमें उड़ीसा। चलिए तो देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, मान के चलिए हम कहीं पर सिम लाने के लिए जाएंगे किसी दुकान पर, तो दुकानदार को बार बार परेशान कर देंगे, ठीक है, तो दुकानदार उसको गुस्सा से दे देगा और तब दुकानदार क्या कहेगा पता है? कहेगा कि सिम ली तुम, क्या कहेगा? सिमली तुम। हाँ, सिम ली तो जल्दी से उड़ जाओ यहाँ से तुम। तो उड़ जाओ मतलब उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ जाओ मतलब उड़ीसा। उड़ीसा, यानी कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में अवस्थित है। और बताइए कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? नहीं, रांची। रांची। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ तीन है? चौथाई। तो ये तो आपको पहले से पता होगा कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो बताइए पानी से कितना हिस्सा ढका हुआ है? 3/4। मतलब 3 भाग पानी है। पानी कितना भाग है? 3 भाग। और 1 भाग ही धरती है, लेकिन उस धरती को भी हम लोग पूरा चक्कर लगा नहीं लगा पाए। अब बताइए जब पूरा चक्कर नहीं लगा पाए तो फिर पानी कितना होगा, उसका चक्कर कैसे लगाइएगा? तो याद रखिएगा, जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ फंसिएगा मत। जब पानी कहेगा कि कितने हिस्सा पानी है तो 3/4, और कितना हिस्सा धरती है 1/4, याद रखिएगा। बात समझ गए? ठीक है, मतलब भूमि जो है आपको कितना है तो 1/4, यानी कि 1/4। 1/4। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन से मोटे अनाज हैं? तो बताइए मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा है? एक है आपको ज्वार है, बाजरा है और रागी है। मोटा अनाज के रूप में मतलब देखिए ये समझिए कि मोटा आदमी सबको ही ना ज्वार उठेगा। ज्वार किसको उठाएगा? मोटा आदमी को। तो ज्वार, जब ये ज्वार उठेगा तो बोलेगा ज़्यादा ना, मतलब बजेगा ज़्यादा ना, इसलिए बाजरा, ठीक है। और बजने लगेगा तो एक रागे में बजने लगेगा। राग रागनी समझते हैं ना, संगीत का होता है, राग में कोई गीत जो गाते हैं तो गीत में लय होता है ना। इसलिए बताइए कि मोटा अनाज का उदाहरण क्या सा बताए? ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी। इसका अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? है ना? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण, किस विभेद के कारण? सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो बताइए विखंडन का सामना किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को। किसको? यूगोस्लाविया को करना पड़ा। ठीक है, सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये युग से एक ऐसा जगह था जहाँ पर युग युग से विभेद नहीं होता था, तो वहाँ का जनता खूब खुश था। लेकिन जैसे ही समाज में विभेद हुआ वो वहाँ से चला गया। कौन? यूगोस्लाविया। बात समझ में कुछ आया? तो याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, विविध खेती। तो विविध खेती क्या है? यहाँ पर आप जो खाली स्थान वहाँ पर क्या रख दीजिए, विविध खेती क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। खेती का एक प्रकार है। ठीक है, विविध खेती क्या है? खेती का एक प्रकार है। याद करने वाला। उसे भी विविध मतलब क्या होता है? विभिन्न तरह के। तो विभिन्न भेद ही होता है ना, प्रकार होता है ना, तो इसलिए खेती का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अब लास्ट का 2 प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? तो TN शेषन। कौन थे? TN शेषन। ये चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ रहा है। तो चुनाव आयुक्त जो थे ये अपने सेशन तक बने रहते थे। तो अपने सेशन तक जब बने रहते थे तो इनका नाम तो ज़्यादा प्रिय होगा, तो लोकप्रिय ज़्यादा हो ही जाएगा। इसलिए सबसे अधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन था? तो TN शेषन थे। कौन थे? TN शेषन, क्योंकि पूरे सेशन तक ये अपना काम में लगा रहता था। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा। ये प्रश्न आपको पहले से पता होगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? कहीं कहीं मावसिन राम भी लिख देता है, कहीं कहीं आपको मासिन राम भी लिखता है। और यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये आपको मेघालय में है।
तभी तो सबसे अधिक वर्षा होता है, क्योंकि मेघ हमेशा लगा ही रहता है, इसलिए उसको कहा गया है मेघालय। मतलब मेघों का आलय, मतलब मेघों का घर, हमेशा मेघ लगले रहता है, इसलिए उसका नाम उस राज्य का नाम ही हो गया मेघालय। और मेघालय का एक क्षेत्र है मावसिनराम यानी कि मासिनराम, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है विश्व में। बताइए पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मासिनराम में। मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय। मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय में है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, जिसके लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा।